तो हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के बोर्ड आभा सेक्शन में आपका स्वागत है। ये 9 आभा का बोर्ड आभा सीरीज है, क्लास 10th का आपका जो जैक बोर्ड का है। यहाँ पे मैं सारे सीरीज डाल रहा हूँ, पिछले सभी चैप्टरों के और जितने भी आपके पिछले क्वेश्चन पेपर आए हुए थे सभी की सॉल्यूशन डाल रहा हूँ। क्रैश कोर्स में जितने भी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जो आपके वीडियो एग्जाम्स में आते हैं वो सारे मैं यहाँ कवर करा रहा हूँ। तो आप जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। बहुत से पिछले साल के बच्चों ने गलतियां की यार, उन्होंने पूरी वीडियोज देखी ही नहीं। पूरी सीरीज की जो लेक्चर सीरीज मैंने मैथ्स की डाली थी, मैथ सब्जेक्ट की, उन्होंने इसको नहीं देखी और इसलिए उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। जिन जिन बच्चों ने उन्हें देखा उनके कम समय में अच्छे मार्क्स आए। मैं बार बार बता रहा हूँ कि उनके बहुत ही अच्छे मार्क्स आए जिन्होंने सारे सीरीज देखी और 1 महीने में उन्होंने मैथ्स में अच्छे स्कोर कर लिए। तो उन सभी लेक्चर्स को अगर आपको देखना है मैथ्स का, जो कि क्रैश कोर्स है, जहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सिर्फ मैंने बताया है, आंसर आपको अपने एंड से करनी है। आपको उनका सॉल्यूशन आपके अपने कोचिंग में जहाँ भी पढ़ रहे हो या अपने से पढ़ रहे हो उनको आपको वहाँ से कर लेनी है। लेकिन वो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लगभग एग्जाम में आते हैं वही मैंने वहाँ पे बताया है। इसके साथ ही मैंने साइंस का जो 2020 का पेपर है वो भी यहाँ पे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, तो उसका भी मैंने व्याख्यान विधि द्वारा उत्तर बताया है। पिछले 3 से 4 सालों को आपको जरूर से आपको कर लेनी है क्वेश्चंस पेपर, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपको बहुत ही वहाँ पे आराम होगा। तो आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुने और सारी वीडियोज़ को आप पूरा से पूरा देखें, कोई भी वीडियो स्किप ना करें। और इसके लिए सभी वीडियोज़ आपको समय पर मिलते रहे, इसलिए आपको चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखनी है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। 9 आभा और बोर्ड आभा 2 चैनल हैं, दोनों चैनलों को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आएंगी बोर्ड आभा में, सारी वीडियोज़ को आपको समय पर देखना है। इसके लिए आप घंटी के निशान को दबा के रखें और नीचे आपकी जो टेंथ क्लास की जो जैक बोर्ड की बनी हुई है प्लेलिस्ट देखिए, यहाँ पे नीचे दी हुई है वीडियो की, वहाँ के प्लेलिस्ट की जितनी भी वीडियो डाली जाएंगी समय समय पर जैक बोर्ड वाली, सारे आपको देख लेनी है। तो चलिए हम आज यहाँ पे 2016 का जो साइंस का पेपर है आपका पूछा हुआ था, वहाँ पे मैं आपको टॉपर के पहले जो टॉपर थे 2016 के, उसके जो पेपर उन्होंने लिखा था सॉल्यूशन जो कॉपी है उनका, उसी के साथ मैं आपको आज 2016 का पेपर का आपको प्रैक्टिस कराता हूँ और देखता हूँ कि किस तरह के प्रश्न वहाँ पे आपके आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। तो हेलो बच्चों, जैक बोर्ड के जितने भी 10वीं के बच्चे हैं इस वीडियो को पूरा देखेंगे और ध्यान से देखेंगे। बहुत सारे बच्चे बीच में स्किप करते हैं और परीक्षा के समय काफ़ी चिंतित होते हैं। उन्हें अच्छे से किस तरह से टैकल करना है एग्जाम को उनको पता नहीं होता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखें और कैसे टैकल करना है, किस तरह से चैप्टर को पढ़ना है, किस तरह से ध्यान देना है, वो सारी चीज़ें यहाँ बताई जाएंगी और कैसे प्रश्नों को आपको टैकल करना है एग्जाम में। चलिए तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि वेटेज की किस चैप्टर की वेटेज कितनी है और उसको कितना इंपॉर्टेंस देना है। तो सबसे पहला चैप्टर आप देख पा रहे होंगे प्रकाश का है, लाइट चैप्टर, और वो 7 नंबर का इसका वेटेज रहता है। इससे 4 प्रश्न आते हैं, देख पा रहे होंगे। वेरी शॉर्ट टाइप आंसर जो है यहाँ पे दिख रहा है, भी ऐसे ऐसे और ऐसे और एल, ये जो सारी चीज आपको दिख रही हैं वो मार्क्स के बेसिस पर लिखी हुई है। भी ऐसे आपका 1 मार्क्स का आएगा, इसको 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में लिखना रहता है। ऐसे जो दिख रहा है वह शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं, इसको आप 2 मार्क्स का आता है तो इसको कुछ लाइनों में लिखना रहता है। और ऐसे 2 जो होता है 3 मार्क्स का, उसको आपको थोड़ा लेंदी बना के लिखना पड़ता है, ठीक है। और उसमें 40 शब्दों में आपको आंसर लिखना रहता है। जो 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर, वहाँ देखिए 3 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन वो 3 मार्क्स का नहीं होता है बल्कि ये आपका 5 मार्क्स का होता है। तो इस पर आपको लेंदी क्वेश्चन है तो इसको अच्छा से लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस चैप्टर का वेटेज कितना हुआ है। तो आप पहला चैप्टर देख पा रहे होंगे कि प्रकाश एवं परावर्तन का जो चैप्टर लिखा हुआ है वो 7 नंबर का वेटेज है और उसमें 4 प्रश्न हैं, 2 भी ऐसे, 1 ऐसे, फिर 1 ऐसे 2। तो इस तरह से 7 नंबर के हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। उसी तरह से मानव नेत्र का 5 नंबर का है, विद्युत 9 नंबर का। देखिए यहाँ से लॉन्ग आंसर भी टाइप का आता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लें। उसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से 4 मार्क्स का आता है, जहाँ पे 1 स्टार लिखा हुआ है, मतलब कि ये अथवा में भी प्रश्न आता होगा। तो उसी आधार पर आपको चैप्टर की तैयारी करनी है, जिस आधार पर इनका इंपॉर्टेंस रहेगा। अगला देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण से 6 नंबर का आते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। अम्ल क्षार लवण से 4 नंबर के आते हैं, धातु धातु से 8 नंबर के। शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप को आप देख लें एक बार अपने एंड से। कार्बन के यौगिक से 4 नंबर के, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण से 3 नंबर के यहाँ पे आए हुए हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर में एक बार उसे कलर कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि इन चैप्टरों पर आपको गौर विशेष ही ध्यान देनी होगी।
तो देख लें, यहाँ पे 7 नंबर वाला प्रकाश चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विद्युत वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण 6 नंबर वाला जरूरी है, धातु अधातु बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इन सबों की आप अच्छे से तैयारी करें। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं। नेक्स्ट पेज में आप देख पा रहे होंगे कि जैव प्रक्रम से 9 नंबर का वेटेज है, और उसके बाद फिर 7 नंबर का नियंत्रण एवं समन्वय से है। जीव जनन कैसे करते हैं उससे मात्र 3 नंबर का है। अनुवांशिकता एवं जैविका से 4 नंबर का है। ऊर्जा के स्रोत 3 नंबर के हैं, हमारा पर्यावरण 2 और प्राकृतिक संसाधनों का पर्यावरण प्रबंधन 2। तो इस तरह से आप इसी के आधार पर तैयारी अपनी करें। एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना का यहाँ पे वेटेज लिखा हुआ वो हर साल ही फॉलो हो, कभी कभी कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये लगभग औसत जितने 3-4 सालों का आया हो यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि कभी कभी बढ़ नहीं जाते, कभी कभी किसी चैप्टर से कम जो नंबर का दिख रहा है उससे कभी कभी ज़्यादा नंबर के भी आ सकते हैं। ये कोई ज़्यादा बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि ये एकदम सच है, तो आप इसको लेकर चले। लेकिन हाँ, जो यहाँ पे चैप्टर आपको इम्पोर्टेंट मैंने बताया उससे लगभग लगभग हर साल प्रश्न आते ही आती हैं, तो उस आधार पर मैंने यहाँ पे बताया है। तो चलिए अगला देख सकते हैं कि प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, इन सभी को आप VSM में टाइप में देखिए 5 नंबर का यहीं से आपका आ जाता है, एक नंबर वाला। रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण से भी एक नंबर वाले 5 यहाँ पे आते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे शॉर्ट आंसर टाइप यहाँ पे 2-2 नंबर वाले, यहाँ पे 6 प्रश्न आपको यहाँ पे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे एक बार देख लें। मैं स्लाइड्स पार करते जा रहा हूँ। ये देख लें, तो इन्हें आप देख लें। लॉन्ग आंसर टाइप किन किन चैप्टरों से आता है उसका एक नोट्स बना लें और उसके आधार से तैयारी करें आप। तो आशा करते हैं ये सारे क्लिप्स आपने देख लिया होगा। तो चलिए अब हम 2016 के जो टॉपर्स का कॉपी है उस पर हम डिस्कशन करते हैं और उत्तर व्याख्यान करते हैं कि उनका उत्तर कैसा था और उन्होंने कैसा बनाया, और उसी के आधार पर आपको भी अपने कॉपी का क्वेश्चंस का आंसर करना है अपने एग्जाम में, 10th का एग्जाम में। तो चलिए हम उस पार्ट पर आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो 2016 में आपका एग्जाम हुआ था उसका टॉपर का ये कॉपी है, जो फर्स्ट टॉपर थे उनका। तो यहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से उत्तर किए थे। तो ये देखिए 2016 का है, जैसा कि लिखा हुआ है, थ्योरी पेपर है, फर्स्ट सिटिंग का प्रश्न है, और कुछ आवश्यक जो निर्देश हैं वो अपने एंड से आप अपनी ओर से पढ़ लें। इन सभी आपके जो पेपर रहते हैं उनमें ये लिखे हुए रहते हैं, तो एक बार पढ़ लें ताकि एग्जाम में आपको ये सभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो एक बार एक देख ले पढ़ के। तो ये सब पढ़ लें एक बार रोक के वीडियोस। जनरल इंस्ट्रक्शंस में आप देख पा रहे होंगे कि भौतिकी एवं रसायन से 40 नंबर के हैं, जीव विज्ञान से 20 नंबर के हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और दोनों प्रश्नों का उत्तर, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। ये सभी एक बार आप अपने एंड से पढ़ ले कि कौन से प्रश्न कितने नंबर के हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, VSA शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब कि लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, इस तरह के प्रश्न आपके आते हैं। तो देखिए भौतिकी एवं रसायन का प्रश्न यहाँ पे अब चालू हो गया। तो पहला प्रश्न ये था कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, असमवर्तः दर्पण है। तो आपको जैसा कि पता होगा कि या तो दर्पण समतल होगा या तो उत्तल। समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो इसलिए इन्होंने सही आंसर किया था, देख पा रहे होंगे, इसका डी ऑप्शन सही होगा। याद रखें कि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। विरंजक चूर्ण का यहाँ पे आपका रासायनिक सूत्र लिखना था। इन्होंने विरंजक चूर्ण का यहाँ पे रासायनिक सूत्र बहुत ही अच्छा लिखा है, CaOCl2, जो कि होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। और इन्होंने सही आंसर लिखा है, एकदम सही लिखा है। पिछले साल में साधारण नमक का पूछा गया है, साथ ही साथ बुझा हुआ चूना और चूने का मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये इन सभी का सूत्र पूछे गए हैं। तो आप उस आधार पर एक बार तैयारी कर लें। तो देखिए यहाँ पे किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है, तो यहाँ पे पूछा हुआ है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा आंसर किया कि विद्युत ऊर्जा का ये मात्रक है। और आपको एक पता होनी चाहिए कि किलोवाट घंटा के एक यूनिट भी कहते हैं। ये भी प्रश्न आ सकता है कि विद्युत ऊर्जा में एक यूनिट कितना होता है, तो ये 1 किलोवाट आवर होता है। 1 किलोवाट आवर में 1000 वाट आवर होते हैं, ये भी आपको याद रखनी है। देखिए अगला प्रश्न था, इस्पात में कौन सी अधातु उपस्थित रहती है। तो आपको याद रखनी चाहिए कि इस्पात में कार्बन अधातु उपस्थित रहती है, मतलब जो कार्बन अधातु है वो इस्पात में उपयोग में आती है। उसका अगला प्रश्न था कि विद्युत चुंबक क्या है। तो विद्युत चुंबक को आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना था। तो देखिए इन्होंने क्या उत्तर दिया है, जब परिनालिका के अंदर लोहे का छड़ रख कर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती तो छड़ चुंबकित हो जाता है, इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। तो इन्होंने सही आंसर दिया था, आप देख पा रहे होंगे। तो परिनालिका के अंदर जब लोहे का छड़ रख दिया जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो छड़ चुंबकित हो जाता है, तो इसे ही विद्युत चुंबक कहते हैं। और वो आसपास की चीजों को, जो कि चुंबकीय चीज होती है, उसे वो अपनी ओर खींच लेता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 6 में पूछा हुआ एल्किन्स
का सामान्य सूत्र लिखना है तो एल्कीन होता है CnH2n, जैसा कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा एल्केन जो होता है, एल्केन का CnH2n+2 होता है, आपको याद रखनी चाहिए। और अल्कीन, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, अल्काइन का होता है CnH2n-2। तो ये वाला फॉर्मूला तीनों याद रखिए, लगभग हर परीक्षा में आता है इन तीनों में से किसी एक से। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 7वें नंबर में पूछा हुआ है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखिए। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ये आपको याद रखनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर 2-3 साल में रिटर्न किया जाता है, फिर से मतलब कि रिपीट किया जाता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। इनका कहना है कि जो आपतित किरण होता है और उसके बाद आपतित किरण का फिर परावर्तन हो जाता है दर्पण के द्वारा, तो वो परावर्तित किरण और आपतन बिंदु और डाला गया अभिलंब उन पर सभी एक ही तल पर होते हैं। उसका अगला जो होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये तो आपको खुद पता होगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो कि लंब से नापा जाता है किरण की ओर से, तो वो हमेशा बराबर होती है। अगला प्रश्न पूछा हुआ था कि दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस अभिक्रिया में होने वाले रंग परिवर्तन को यहाँ पे लिखना था और इस अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखना था। ऊपर सूर्य का प्रकाश दिया हुआ है, नीचे चाइना डिश और सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, वो रखा हुआ है। तो देखते हैं इन्होंने क्या उत्तर दिया है। इन्होंने देखिए कितना अच्छा उत्तर दिया है। हम आपको एक बार बता दूं कि सिल्वर को Ag से दिखाया जाता है, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड का पीला रंग सफेद रंग में बदल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि संतुलित रासायनिक समीकरण जो यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि AgCl और सूर्य का प्रकाश जब वहाँ उन पर पड़ता है तो Ag और प्लस Cl2 यहाँ पे इनका टूट जाता है इस तरह से। तो यहाँ पे इन सभी अभिक्रियाओं को उन्होंने संतुलित करके भी दिखा दिया कि 2 इधर पहले लगा दिया Ag के आगे, क्योंकि आपको पता होगा कि उत्पाद में हमेशा हम लोग उसको पहले सम में कर लेते। तो Ag को सम में करने के लिए 2 लगाया, इसीलिए AgCl को भी उधर से 2 लगाकर आगे पीछे दोनों तरफ बैलेंस कर दिया, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। चलिए अगले प्रश्न में जाते हैं। 9th नंबर में आपको पूछा होता उत्तल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को प्रकाश के अंदर फोकस के रखा जाता है। ये देखिए 2020 में भी पूछा हुआ प्रश्न है, जो आपको दिख रहा है 2016 का, ये रिपीट हुआ है 2020 में। इसलिए मैं कहता हूँ कि पिछले 4-5 सालों का प्रश्नों का उत्तर कर लें तो आपको काफी एग्जाम में हेल्प होगा। तो ये देखिए 2020 में रिपीट हुआ ये प्रश्न, जिसका मैंने 2020 का जो वीडियो है मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। तो उस 2020 के पेपर का जो मैंने सॉल्यूशन कराया है उसको भी आप जरूर से मैं बोल रहा हूँ कि उसे जरूर पूरा देख लें। और मैंने वहाँ पे काफी विस्तार में व्याख्यान से उस सभी का सॉल्यूशन करवाया है। तो देखिए उत्तल लेंस यहाँ पे दिखाया हुआ है और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि आवर्धित बना हुआ है प्रतिबिंब, मतलब बड़ा प्रतिबिंब बना है बिंब का, और साथ में सीधा और आभासी बना हुआ है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए किरण आरेख इन्होंने सही खींचा था। आपको अगर किरण आरेख खींचना नहीं आता है दर्पण और लेंस में तो आप हमें कमेंट करें नीचे, तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे कि कैसे किरण आरेख खींचना है। अगला प्रश्न देखिए पूछा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। जब जिप्सम को इस्पात के बर्तन में, तो ये एक बार आप पढ़ लें और देख लें, इनके 2 उपयोग भी इन्होंने लिखा था। तो ये आपके प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, तो वहां से इनकी प्रैक्टिस कर लें। तो देखिए अगला प्रश्न था ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं। ये भी आप अपने एंड से पढ़ लें एक बार। आदर्श स्रोत वही होता है जिसमें प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान पर अधिक कार्य करता है या सस्ता होता है। ऐसे ऊर्जा के स्रोत को आदर्श कहा जाता है, जबकि ऐसा मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो एक बार आप इसे पढ़ लें, गो थ्रू कर लें इनके साथ। मेंडलीव के आवर्त नियम लिखिए। देखिए मेंडलीव का आवर्त नियम हमेशा आता है, कभी कभी आता है। मेंडलीव के आवर्त नियम की क्या सीमाएं थी, मतलब उनके क्या दोष थे जो बाद में पता चले, और मेंडलीव के आवर्त नियम की क्या मतलब कि अच्छाइयाँ थी वो भी लिखने आती है। तो मेंडलीव के आवर्त नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019-20 लगभग हर साल ये रिपीट होते हैं प्रश्न, कभी आवर्त नियम लिखने आता है तो कभी उसके दोष, कभी कभी उनके उपलब्धियां लिखने आती है। तो इन सभी की प्रैक्टिस कर लीजिए। 2020 में भी पूछा हुआ प्रश्न है कि मेंडलीव के आवर्त नियम आवर्त सारणी की कुछ उपलब्धियां और कमियां बताएं, तो उसे वहाँ पे मैंने कवर किया है। तो देख लीजिए निम्नलिखित में उत्कृष्ट गैस को पहचानना भी है यहाँ पे। तो ये देखिए इन्होंने उत्तर दिया है कि तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए तो उनकी एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाएंगे। इन्होंने ये आवर्त नियम है, तो ये एक बार अपने एंड से पढ़ लें। नियॉन गैस उत्कृष्ट गैस है, जैसा कि आपको पता होगा। इसका आउटर मोस्ट फुल है, इसका आउटर मोस्ट कक्षा है, सबसे बाहर का कक्षा, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन फुल है, तो ये एक उत्कृष्ट गैस है। अगला देखिए किसी व्यक्ति को अपने दृष्टि दोष के संशोधन के लिए -4.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। वह व्यक्ति किस प्रकार से दृष्टि से पीड़ित है, संशोधक लेंस की फोकस दूरी कितनी है, संशोधक लेंस की प्रकृति क्या है। तो इन्होंने देखिए आंसर किया है कि वह व्यक्ति
निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, मतलब निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है उसका मतलब आपको पता है कि वो निकट की चीज़ों को अच्छे से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को वो साफ साफ नहीं देख सकता। तो यहाँ पे हमको किस तरह की लेंस चाहिए जब हमको दूर की वस्तुओं को देखना है? तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हमें अवतल लेंस लगाना पड़ता है। तो अवतल लेंस का आपको जैसा कि पता होगा कि फोकस माइनस में होता है। तो देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है, -4.5 डायोप्टर। और उसके बाद उन्होंने उसका फोकस भी निकाला है, तो उसका फोकस देख लीजिए कितना मीटर में आता है। और ये भी आपको निकालने आना चाहिए कि P इज इक्वल टू जो लेंस की क्षमता होती है इक्वल टू 1/f होता है। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि किस तरह से इसका हम निकाल सकते हैं डायोप्टर से उसका फोकस। उसके बाद देखिए संशोधक लेंस की फोकस दूरी उन्होंने लिखा है, संशोधक लेंस अवतल लेंस है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो माइनस में होता है डायोप्टर। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है फोकस जो होता है वो माइनस में होता है। अगला देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है 14th नंबर, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है। ये देखिए लगभग हर साल प्रश्न आता है, कभी 2 तो कभी 3। तो यहाँ पे आपको समीकरण को संतुलित करने आना चाहिए। पहले इधर से हम सम कर लेते हैं जो उत्पाद में बना होता है राइट हैंड साइड में, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में उसी के अकॉर्डिंग हम बैलेंस कर देते हैं। तो देखिए फर्स्ट में उन्होंने कितना अच्छा NH3 को, देखिए दाएं तरफ जो है राइट हैंड साइड में 2 पहले लगा दिया NH3 को। तो पहले यहाँ पे N जो था ओड में विषम में उसको 2 करके वहाँ पे सम कर लिया। अब इधर देखिए उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे N2 हमको यहाँ पे पहले से है। अब H2 देखिए, H2 यहाँ पे जब राइट हैंड साइड H3 और बाहर 2 है तो 3 दूना 6 हो गया। तो यहाँ पे भी इन्होंने 3 लगा के इसे बहुत ही अच्छा तरीके से बैलेंस किया था। उस दूसरे को बैलेंस करने के लिए चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले उन्होंने दाएं तरफ जो राइट हैंड साइड PbO था उसे पहले उन्होंने सम बनाया 2 लगा के, जैसा कि आप देख पाएंगे ये O2 पहले से सम था तो ये छोड़ दिया गया और पहले यहाँ पे 2 लगा दिया गया। तो इनके 2 लगाने के बाद हम लेफ्ट हैंड साइड आते हैं। देखिए Pb यहाँ पे एक भी नहीं था पहले, ये 2 यहाँ पे नहीं था। तो इस आधार पे यहाँ पे Pb के आगे 2 तो कम से कम तो लगेगा ही, कम से कम 2 पहले लगने वाला है। लेकिन पहले हम उधर NO2 पे हम देख लेते हैं। NO2 में O2 2 थे और N 1 था, यहाँ पे भी 4 पहले नहीं लगा हुआ था। ये 4 को भी हम हटाते हैं तो 4 पहले लगा हुआ नहीं था। तो NO2 यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नाइट्रोजन भी यहाँ पे विषम है, जैसे भी सम बनाना होगा राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे 2 लगाने से पहले सोच लेते हैं कि यहाँ पे 2 लगेगा या 4 लगेगा। तो लेकिन यहाँ पे देख पा रहे होंगे नाइट्रोजन पहले से 2 है। यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन पहले से 2 और ये Pb को बैलेंस करने के लिए जो यहाँ पे राइट हैंड साइड था यहाँ पे 2 मैंने लगा दिया है। तो बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ तो लगाना पड़ेगा मिनिमम। तो यहाँ पे देखिए N यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ कम से कम नाइट्रोजन को 4 से बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने नाइट्रोजन के लिए 4 लगाया और 2 यहाँ पे Pb को बैलेंस करने के लिए लगाया। और इसलिए यहाँ पे 2 तो कम से कम लगेगा ही Pb को, जैसा कि इन्होंने बैलेंस किया था। उसके बाद O2 को देखिए मिला के कि बैलेंस होता है कि नहीं। यहाँ पे O2 2 है, यहाँ पे 4 दूना 8 है और यहाँ पे 2 है मतलब 12। और यहाँ पे देखिए O3 2 है मतलब कि 3 दूना 6 और यहाँ पे 2 आगे लग गया 12। तो इस तरह से इन्होंने बैलेंस किया। ये टफ वन था तो इन्होंने अच्छे तरीके से इसे हैंडल किया। इसी तरह से आपको बैलेंस करने की प्रैक्टिस करनी होगी तभी आप कर पाओगे। उसी तरह से देखिए नीचे वाला को भी उन्होंने बैलेंस किया है इसी तरह से, ठीक है। तो पहले आपको एक याद रखनी है कि इधर जितने भी राइट हैंड साइड में जितने भी ये सभी रहते हैं उत्पाद में, उनको पहले सम बनाया जाता है देखिए इधर वाला को, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को बैलेंस किया जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट में जाते हैं और देखते हैं कि और उन्होंने क्या क्या किस तरह से बैलेंस किया है, किस तरह के आगे प्रश्न उन्होंने किए हैं। 15 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है, कोई विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित है, क्या होगा यदि उस क्षण चुंबक में कुंडली में धकेला जाता है, कुंडली से बाहर खींचा जाता है, कुंडली के भीतर स्थिर रखा जाता है। तो ये आप एक अपने एंड से एक बार पढ़ लें। और इन विद्युत रोधित चुंबक में जब ये सभी डाले जाते हैं तो उसके जो क्रियाकलाप में जो जो निकले थे रिजल्ट उनको पढ़ें और पूरे तरह से NCERT के बुक को कंप्लीट करें। तो ये आप देख लें अपने एंड से। फिर देखिए ये आयुपेक नाम जो है वो लगभग हर साल आता है। मैं आपको बता दूं कि आयुपेक नाम लिखना आपको आना चाहिए, आयुपेक नाम लिखना आना चाहिए। एल्केन, इल्किन, एल्काइन का अल्कोहल वाला ये सभी चीज़ आपको लिखना आना चाहिए। तो देखिए इन्होंने HCOH, यहाँ देखिए COOH लिखा हुआ है तो इसलिए ये मेथनोइक एसिड हो गया। उसके बाद देखिए HCHO मैथेनेल होगा, CH3COCH25 ब्यूटेनॉल होगा। तो इस तरह के आपको सभी के लिखने आने चाहिए आयुपेक नेम। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे इस तरह के प्रश्न आपको आए हुए हैं कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम वाले आपके जो हैं वो किस तरह से संयोजित करेंगे कि आपका जो कुल प्रतिरोध 11 हो जाए, 1 हो जाए, 4 हो जाए। अच्छा आपको पता होगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में तीनों जुट जाते हैं, जबकि समांतर में 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 इस तरह से होता है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने कैसे निकाला। ये देखिए तीनों को पहले श्रेणी क्रम में हम करेंगे तो अधिकतम उसका उपयोग ले सकते हैं, अधिकतम रेजिस्टेंस वो देगा। तो देखिए अधिकतम रेजिस्टेंस तीनों को जोड़ने पर 11 ओम प्राप्त हो गया। ये फॉर्मूला था सीरीज में, ठीक है। आपको ये सभी याद रखनी चाहिए। उसके बाद देखिए इन्होंने तीनों को जब समांतर में जोड़ा है, समांतर संयोजन किया है समांतर क्रम में, तो इसका जो मिनिमम जो होगा वो आपको मिलेगा। तो ये देखिए मिनिमम उन्होंने यहाँ पे जो निकला है तीनों को जोड़कर वो
एक आया, तो 1 ओम यहाँ पे इस तरह से प्राप्त किया जा सके। इनों को इस तरह से जब समांतर जोड़ा जाता है तो मिनिमम जो होता है वो 1 ओम आपको यहाँ से प्राप्त होगा। उसी प्रकार हम आगे चलते हैं। आगे चलिए, जब आगे के लिए हमको प्राप्त करने के लिए कितना चाहिए, 4 ओम प्राप्त करने हैं। 4 ओम प्राप्त करने हैं तो आपको यहाँ पे 3 ओम और 6 ओम वाला को, ये आपको एक बार रफ करके देख लेनी है। 3 ओम और 6 ओम वाला को इन्होंने समांतर श्रेणी में किया है, तो 1/3 + 1/6 कितना आता है, उसके बाद 2 को जोड़ा है तो वो 4 प्राप्त हुआ। चलिए देखते हैं आगे कैसे आया। ये देखिए, पहले इन्होंने 1/3 और 1/6 को जोड़ा है, उसके बाद फिर इसका जब निकाला गया तो समांतर में 2 आया, और उसके बाद 2 को श्रेणी क्रम में फिर उनको जोड़ा गया तो 4 आया। तो इस तरह से इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ये आपको आनी चाहिए। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न है, खनिज और अयस्क में कोई दो अंतर बताइए। अघात वर्धनीयता क्या कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। और तांबे की विद्युत अपघटनीय परिष्करण में किस इलेक्ट्रोड को शुद्ध धातु से बनाना चाहिए, अथवा में हाइड्रोजनीकरण क्या है, और सफाई साबुन की सफाई प्रक्रिया, इस तरह के प्रश्न थे। तो देखिए इन्होंने खनिज और अयस्क में अंतर बताए हैं। खनिज एक साइड लिखा है और अयस्क इस तरह से लिखा है। और देखिए यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा गंदा नहीं किया कॉपी, ये भी इनकी खासियत थी। बहुत ही साफ साफ बनाया है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरह से आपको भी अपने बनाने एग्जाम में देखिए, यहाँ पे खनिज और अयस्क में सभी अंतर इन्होंने लिखे हैं। इन अंतरों को आप याद कीजिए बैठ के और इन्हें पढ़ते जाइए, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरह के प्रश्न इन्होंने बनाए थे। आपको ये बात तो नहीं पता होनी चाहिए कि आघात वर्धनीयता क्या कहते हैं। आघात वर्धनीयता में जब पढ़ाता हूँ तो मैं आपको बता दूं कि आघात मतलब होता है कि मार, मतलब पिटाई जिसको कहते हैं उसे आघात बोलते हैं जब चोट लगती है। तो और वर्धनीयता मतलब जो सहले, तो धातु के पास किसी भी जो आघात होती है मतलब चोट होती है उसको सहने की क्षमता होती है, इसलिए धातु को पीटकर पतली चद्दर बनाई जा सकती है। इसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो किसी भी जो चोट को सह ले, मतलब कि जब हम उसको हथौड़े से वार करें और उस चोट को वो सह ले तो वो आघात वर्धनीयता कहलाती है। और ये धातु में ही ऐसी गुण पाई जाती है। धातु को अगर आप मारोगे तो वो ब्रिटल होता है, वो चकनाचूर हो जाएगा, और वो आघात वर्धनीयता नहीं दिखाती है और वो चूर चूर हो जाती है। तो इन्होंने उसी के आधार पर आंसर लिखा है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे देखिए, जीव विज्ञान का यहाँ पे अब सेक्शन चालू हो गया है। तो देखिए यहाँ सबसे पहला जो था जीव विज्ञान में, वो पूछा गया था कि परागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है। तो ये एक रसायनुवर्तन है। देखिए, तो जीव विज्ञान की प्रैक्टिस अपने से करिए। जीव विज्ञान को मैं उतना मतलब बता दे रहा हूँ यहाँ, ये बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। 20 मार्क्स का ये भी आता है, और ये थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि मुझे तो देखिए जीव विज्ञान का जो रिवीजन करना था जब मैं 10th में था तो थोड़ा भारी लगता था। ये काफ़ी पुरानी बात है, 7-8 साल मेरे बीत चुके हैं। फिर भी मैं बता दूं कि जीव विज्ञान को याद रखना थोड़ा कठिन मेरे लिए था, लेकिन हाँ मैंने इसे भी अच्छे तरीके से हैंडल किया था और एग्जाम में काफ़ी अच्छे से एग्जाम दिया था। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो मैं अच्छा था ही, और इसलिए मैंने इंटर भी साइंस से किया। तो ये देखिए इन्होंने एकल, ये जीव विज्ञान यहाँ पे एकल जीव प्लाज्मोडियम किस विधि द्वारा जनन करता है, तो ये बहुखंडन विधि द्वारा करता है। तो आपको जीव विज्ञान की मैं एक और टैक्टिक्स बता देता हूँ कि किस तरह से याद रखनी है, टैकल कैसे करना है एग्जाम में। तो उसकी ये एक टिप्स है, आपको ये मैं बताऊंगा कि इसे बार बार आपको रिवीजन करनी है। ये थोड़ा याद रखने वाली चीज़ें हैं, समझना कम है, याद ज़्यादा रखना है। तो इसे आप बार बार प्रैक्टिस करें, सभी 1 नंबर वाले प्रश्नों का अच्छा से एक लिस्ट करें और उसको तैयारी करें। चिपको आंदोलन का संबंध गढ़वाल की रैनी गांव से है। तो ये देखिए इन्होंने आंसर किया। आगे देख सकते हैं कि कुछ बहुकोशिकीय जीव तंत्रिकीय संचार के बजाय रासायनिक संचार का उपयोग ज़्यादा करते हैं। ये तो अच्छा प्रश्न है, ये तो समझने वाली प्रश्न है, तो ये आप कर सकते हैं। ये 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। यहाँ पे 1 नंबर वाला जो होता है जीव विज्ञान वो काफ़ी कठिन होता है, कभी कभी समझ में नहीं आता है, काफ़ी लोगों की गलती भी हो जाती है। 1 नंबर वाले प्रश्न जीव विज्ञान में सामान्यतः भारी होते हैं और अनएक्सपेक्टेड होते हैं कि कहाँ से आएंगे पता नहीं चलता है। चित्र का निरीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। चित्र में क्या दर्शाया गया है और ये किस प्रकार का क्या लाभ दिखाता है। ये देखिए चित्र स्पायरोगायरा का है, जैसा कि आपको चित्र बना होगा। ये खंडन विधि से जनन करता है, और खंडन विधि के द्वारा जो यहाँ पे है उन्होंने इसका विस्तृत रूप से दिखाया है कि अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसका अगला प्रश्न था कि 2 ऐसे तरीकों का उल्लेख कीजिए जिसमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अजैव निम्नीकरणीय जिसको मतलब कि जो जैव जैव द्वारा अपघटित नहीं किया जा सका हो, उससे ही शायद अजैव निम्नीकरणीय कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का अपघटन नहीं होता। देखिए मैंने सही कहा था आपको, जिससे पर्यावरण में काफ़ी कचरे का ढेर लग जाता है, और ये देखिए उसी से फिर समस्या उत्पन्न होती है। जैव निम्नीकरणीय मतलब जो जीवों द्वारा निम्नीकरणीय कर लिए जाते हों, अपघटित कर दिए जाते हों, और अजैव मतलब कि जो घटित नहीं किए जा सकते हों। मूल पदार्थ नहीं बनने से पौधे इनका उपयोग नहीं कर पाते। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस तरह से आप इसे हैंडल करें, इन सबों की प्रैक्टिस कर लें आप। तो चलिए अगला प्रश्न था 25th में कि जीनों की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिख कीजिए। तो ये आप पढ़ें, जीन को कैसे बैलेंस किया जाता है, कैसे इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं जीन की।
ये आनुवंशिक होती हैं। देखिए ये आनुवंशिक पदार्थ की इकाइयाँ हैं जिसमें द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। आपको जैसा कि पता होगा कि पिता के द्वारा पुत्र को, माता पिता के द्वारा पुत्र को उसके जीन के कारण ही उसके जैसा दिखाई देता है, उसकी काफ़ी समानताएं मिलती है माता पिता से, इसी के कारण। तो आप पढ़ लें। 26 नंबर में था गंगा जल के प्रदूषण के किन्हीं 3 परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए। और ये देखिए 3 नंबर का था, तो इन्होंने कैसे आंसर दिया है एक बार आप पढ़ लें। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न में जाते हैं। 27 में देखिए यहाँ पे मानव हृदय का यहाँ पे कोष्ठक से पूछा गया है। देखिए मैं आपको याद होगा, मैं आपको बता दूं कि 2020 वाला जो प्रश्न है वहाँ पे पूछा गया है पाचन तंत्र, और वहाँ पे मैंने इस बात को बताया कि कभी कभी मानव हृदय पूछ लिया जाता है, कभी ये परिसंचरण तंत्र हुआ, और कभी कभी उत्सर्जन तंत्र से पूछ लिया जाता है, कभी कभी आपके अमीबा से पूछ लिया जाता है। तो वहाँ पे पूरा मैंने कवर किया है, तो वो आप पूरा वीडियो देख लें 2020 वाला, तो आपको काफ़ी यहाँ से मतलब कि हेल्प होगा। आपको याद रखना है, कभी पाचन तंत्र पूछ लिया जाता है तो उसके भी याद रखना है, कभी परिसंचरण तंत्र पूछ लिया जाता है, कभी अमीबा पूछ लिया जाता है। तो ये मानव हृदय यहाँ पे पूछा हुआ है 2016 में, 2020 में पूछा हुआ है मानव का पाचन तंत्र। उसी प्रकार आपको सभी की प्रैक्टिस कर लेनी है। अभी मैं कुछ स्लाइड्स में दिखा दे रहा हूँ, तो आप स्लाइड्स देख लें। ये पाचन तंत्र है, 2020 में आया हुआ था, तो इसे देख लें। ये पाचन तंत्र है मानव का। ये देखिए अमीबा का है, 2019 में आया था। तो अमीबा में विभिन्न पोषण के बारे में बताना था। ये देखिए ये 2016 का आया हुआ है मानव हृदय का काट। और ये देखिए उत्सर्जन तंत्र, ये भी पूछा जा सकता है, तो इन सभी को आप देख लें। तो आप इन सभी स्लाइड्स में देख लिए किस तरह के प्रश्न यहाँ पे आपके आए हुए हैं। स्लाइड्स में आप देख पा रहे होंगे, सभी आप देख लिए। तो देखिए ऑक्सीजन फेफड़ों से ऊतकों तक कैसे पहुंचती है ये लिखना है। अथवा में प्रश्न देखिए वो कौन से विभिन्न तरीके हैं जिसके बीच व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है, मतलब जनसंख्या बढ़ जाती है, वो लिखा हुआ है। समजात अंग की परिभाषा लिखिए, ऐसा 27वां प्रश्न था। चलिए हम अगले प्रश्न में जाते हैं। तो देखिए आपके पास इतने ही प्रश्न पूछे गए थे, फिर रफ कार्य चालू हो गया। तो 2016 का ये मैंने पूरा सॉल्यूशन पार्ट मतलब कि कंप्लीट किया, व्याख्यान से पूरा व्याख्या किया। और आपको ये व्याख्या अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप सब्सक्राइब करके नहीं रखते हो तो आपको इंपॉर्टेंट वीडियो छूट जाएंगी और आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समय समय पर आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर लेनी है और तेज़ी से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका अक्टूबर नवंबर में ही सिलेबस पूरा हो जाए। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करनी है, ताकि आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सके। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, चाहे जो हो जाए। और 2 चैनल हैं, नव आभा और बोर्ड आभा, दोनों को सब्सक्राइब करके रखें। कुछ वीडियोज आपके नव आभा में डाले हुए हैं, मैथ्स के वहाँ पे क्रैश कोर्स चालू थे, 4 वीडियोज मैंने डाला है, और वहाँ पे मैंने बता दिया कि किन किन टॉपिक से प्रश्न आए हुए हैं, और उन्हीं के आधार पर आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। जहाँ भी जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो उन लेक्चर्स को पूरा कर लें और उन क्वेश्चनों को पर ज़्यादा फोकस करनी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी जरूर से शेयर करें, उन्हें बताएं किस तरह से यहाँ पे व्याख्या विधि द्वारा सभी के सॉल्यूशन कराए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।